बच्चों आज हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। रेडॉक्स के बारे में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जरिए बताया था, लेकिन इक्विलिब्रियम के बारे में हम आपको पहले कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं और उस कंसेप्ट के बाद हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। लेकिन पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है वो कंसेप्ट जो आपको यहाँ पर आने चाहिए। जहां तक इक्विलिब्रियम की बात है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव में डेफिनेशन तो आनी नहीं है, तो यहाँ पर जो बातें मैं आपको सीधी सी बताता हूँ उन बातों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ सपोज आपके पास एक रिएक्शन है और ये रिएक्शन लिक्विड मीडियम में है, A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B, और ये आपको दे रहा है C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। अगर कोई रिएक्शन लिक्विड फेज में हो रही है तो लिक्विड की मेजर की जाती है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए लिया जाता है Kc। तो Kc क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और ये बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। इस तरह से आप में से सभी बच्चे शायद जानते होंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कोफिशिएंट। कंडीशन क्या है? एट इक्विलिब्रियम हम इसको कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हम इसी रेशो को इक्विलिब्रियम के अलावा कभी भी ले लेते हैं तो इसे हम कंसंट्रेशन क्वोशिएंट QC से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सप्रेशन सेम ही होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से यहाँ पर सेम एक्सप्रेशन आता है, बट ये होता है एट एनी कंसंट्रेशन, इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो Kc और QC, Kc हुआ सिर्फ इक्विलिब्रियम के ऊपर, QC हुआ एट एनी कंडीशन, उसको कहेंगे। अगर आपसे पूछें बताइए Kc QC बराबर कब होगा, तो जवाब है आपके पास इक्विलिब्रियम पे दोनों की वैल्यू बराबर होगी। लेकिन अगर यही गैस, यही रिएक्शन गैसियस फेज में होती है, B मोल ऑफ B गिव्स यू C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D, सभी के सभी गैसियस हैं। अगर सभी के सभी गैसियस हैं तो गौर कीजिएगा मेरी बात को कि गैसेस के लिए हम प्रेशर भी मेजर करते हैं और उनकी कंसंट्रेशन को भी बता सकते हैं। गैसेस में प्रेशर भी बताया जाता है और कंसंट्रेशन भी। अगर प्रेशर बताना है तो हम कहेंगे Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। गैसेस में अगर प्रेशर दिया गया है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर D क्योंकि कोफिशिएंट है, प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर A, प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर B एट इक्विलिब्रियम अगर गैसेस के केस में ले रहे हैं। और अगर इक्विलिब्रियम के अलावा कभी भी ले रहे हैं तो Qp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सेम एक्सप्रेशन, लेकिन फर्क क्या हो गया? ये किसी भी कंडीशन में एट एनी टाइम इसको वहां कंसीडर किया जाएगा, Qp इसको कहा जाएगा। तो Kp गैसेस के केस में प्रेशर की टर्म में जो कांस्टेंट, तभी Kp कहते हैं ना, P का मतलब प्रेशर, Qp ये हो गया आपका प्रेशर क्वोशिएंट या रिएक्शन क्वोशिएंट एट एनी टाइम। अगर पूछें बताओ Kp Qp कब बराबर होगा, तो आपके पास जवाब है एट इक्विलिब्रियम ये बराबर होगा। इन गैसेस के लिए हम Kc और Qp भी लिख सकते थे। अगर आप बच्चों को याद हो Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng, क्योंकि हमें डेरिवेशन इस वक्त करने की जरूरत नहीं है, इस वक्त हमें पूरा का पूरा इक्वेशन रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए। और रिलेशन हमने बता दिया Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। Kp अगर आपको दिया गया है आप Kc निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए डेल्टा Ng क्या होगा? डेल्टा Ng होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इस तरह से हम इस रिलेशन को भी यहीं की यहीं याद रख लेंगे और ये भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा रिलेशन क्या है, किस तरह से बताया जाएगा, मालूम पड़ेगा। जितने भी गैसियस प्रोडक्ट हैं, गैसियस रिएक्टेंट, जैसे अगर मैं कहता हूँ कार्बन सॉलिड O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस, बताइए डेल्टा Ng क्या होगा? डेल्टा Ng तो आप समझ सकते हो गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? 1 मोल, गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं? 1 मोल, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। डेल्टा Ng 0, अगर डेल्टा Ng 0 तो RT की वैल्यू भी नेग्लेक्ट हो जाएगी, देन Kp विल बी इक्वल टू Kc। तो इस केस में हम कह सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kc। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस में, भी आपको दिखाऊंगा जहां Kp और Kc के रिलेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जरा देखिए
इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है केपी केसी के बीच में रिलेशन आपको बताना है। केपी केसी के बीच में तो करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एन जी की वैल्यू आ जाएगी, जवाब आ जाएगा। देखिए यहाँ डेल्टा एन जी क्या हो सकता है, डेल्टा एन जी मैंने अभी क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सॉलिड को नेग्लेक्ट कर दो, गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पर कितना है 1, 1 माइनस 0, तो डेल्टा एन जी कितना आ गया 1। सो वी कैन से Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर 1, ये रिलेशन आ गया। H2O2 H2O सभी के सभी गैसियस हैं, अगर रिलेशन निकालेंगे तो डेल्टा एन जी गैसियस प्रोडक्ट 1 और ये हो गया 3/2, तो ये कितना आया -1/2। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर -1/2। इस तरह से अब इस वाले में देखो गैस 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 सभी के सभी गैस हैं, तो डेल्टा एन जी कितना बन रहा है, गैसियस प्रोडक्ट 2 + 1 3 और यहाँ भी 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। सो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर 0 और Kp इज इक्वल टू Kc। इस तरह से ये आपके पास इस रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पर ये वैल्यू कम है, ज्यादा है, कहाँ पर Kp Kc के बराबर है। तो इस तरह के सभी वैल्यूज को आप इस टाइप से यहाँ पर बताने के हालात में हैं, आप इनको बता सकते हैं। अब देखिए जरा एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। यहाँ पर न्यूमेरिकल इस तरह से, ये न्यूमेरिकल आ गया आपके पास कि a + b gives you C + D। A गैस, B सॉलिड, C गैस, D गैस। Kc दिया गया है, Kp आपको निकालना है क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, अब मुश्किल नहीं है। Kc है, Kc की वैल्यू आपको दी गई है 49, R की वैल्यू आपके पास अच्छे से है, एटमॉस्फेयर में बताना है तो 0.0821। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, पूरी केमिस्ट्री में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में आपको लेना होगा। और डेल्टा एन जी अलग से निकाल के देख लो, गैसियस प्रोडक्ट हैं 1 और 1 2 और 2 - 1 कितना हो गया 1, और इस तरह से वैल्यू 1 सॉल्व कर लो यहाँ से। और सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए ये आपका जवाब यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इस चीज के बारे में आपको यहाँ पर पता हो। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूं, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव आती है देन Kp विल बी लेस देन Kc। इस पॉइंट को याद रखना। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं मल्टीपल चॉइस में जहां आपको बताना होगा कि कहां Kp Kc से कम होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पर आप इस चीज को अच्छे से बता सकते हैं। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है Kp विल बी लेस देन, और अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा तो यहाँ ये वैल्यू ज्यादा होगी। इस पॉइंट को कहीं अलग से नोट करके रख लो, ये आपके लिए बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट भी साबित होने वाला है, ध्यान रखना। अब एक और क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर दे दिया गया तो आपके लिए इसका जवाब बताना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, आप समझ सकते हो। आपको इक्विलिब्रियम दिया गया है, गैस है गैस है गैस है, यहाँ पर Kc आपको गिवन है, Kp निकालना है। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इसका जवाब किस तरह से आना चाहिए। बस वैल्यू पुट करनी है आपने, और वैल्यू पुट करने के बाद आंसर यहाँ से निकाल लेंगे। Kc है आपके पास, R आप जानते हो 0.0821, टेम्परेचर है आपके पास, और डेल्टा एन जी कितना आएगा देखो, डेल्टा एन जी यहाँ प्रोडक्ट में 2 और 1 3 और रिएक्टेंट में 2, ये 1 आएगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू 1। बस सॉल्व करो और अपने आंसर तक यहाँ पर पहुंच जाओ, आंसर आपका इजीली आएगा। तो अभी तक मैंने आपको Kp, Kc, Qp, Kp क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे रिलेशन बताना है, सारी चीजें हम एकदम से फटाफट यहाँ पर सीख रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, फॉर द रिएक्शन Kc इतना है, फाइंड आउट K फॉर द रिएक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, सपोज मैं कहता हूं A इक्विलिब्रियम B और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 है। अब मेरी बताएगी बात को गौर करना, अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो, हमारे पास रिएक्शन थी A इक्विलिब्रियम B, नोट करते जाना ध्यान से, जहां वीडियो पॉज करना हो लिखना हो वहां वीडियो पॉज करके लिखना, फिर आगे बढ़ना। मैं कहता हूं मेरे पास कोई इक्विलिब्रियम है, मैंने उस इक्विलिब्रियम को रिवर्स किया। अगर मैं इस इक्विलिब्रियम को रिवर्स करूंगा तो K की वैल्यू इनवर्स हो जाएगी, K की वैल्यू यहाँ पे 1/4 हो जाएगी।
तो रिएक्शन रिवर्स करने पे K की वैल्यू 1/4। और अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी A और B था, मैंने 2A 2B कर दिया, तो K की वैल्यू इनिशियल वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगी, 4 स्क्वायर। और ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैंने किसी रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर रिएक्शन ए बी थी तो K4 था, अब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले का अंडर द रूट हो जाएगा। ध्यान रखना, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर होता है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब होता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो अंडर रूट होता है, 3 से डिवाइड करते हैं तो क्यूब रूट होता है। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो N2H2 twice NH3 ये है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। अब इन दोनों में रिलेशन देखो, रिलेशन क्या है, इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया, ट्वाइस NH3 यानी K की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर वाले का इनवर्स 1/16, और 1/16 को सॉल्व कर लेंगे 0.0625 भी आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, 0.0625 ये रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा साइड में यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, K is equal to 1/16 बोल सकते हैं आप इसको, K is equal to 1/16 और सॉल्व करके ये रहेगा। अब अगली इक्वेशन देखो, इनिशियल में N2 था, यहाँ 2 यानी ये 2 से मल्टीप्लाई है, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या चेंज आएगा, अभी आपको बताया था स्क्वायर हो जाएगा, 16 स्क्वायर कर लेंगे, ये जवाब आएगा। अगली इक्वेशन देखो, 2 चेंजेस हो रहे हैं, बहुत गौर से देखो ध्यान से। इनिशियल इक्वेशन थी ट्वाइस NH3, तो यहाँ पर NH3 को इधर आए, पहले तो इस रिएक्शन को रिवर्स किया यानी 1/16 हुआ, और फिर 2 से डिवाइड किया यानी 1/√16 हुआ, और ये सॉल्व करके आपके पास जवाब आएगा। इस थर्ड वाले में 2 चेंज हुए, पहले रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स, फिर 2 से डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड करने में मैंने आपको बताया था क्या चेंज होता है, इस बात को यहाँ पर मैंने आपको बताया था। अब है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ एक्सप्रेशन लिखने आते हैं, अब जरा जान लो कैसे क्या होगे, बहुत ध्यान से सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इस वक्त बताने वाला हूँ। सपोज आपके पास रिएक्शन है H2 + I2 gives you twice HI, ये रिएक्शन है। लेट इनिशियल नंबर ऑफ मोल, रिएक्शन नहीं हुई, मैंने इनिशियल मोल ले लिए A मोल, इसके B मोल, और रिएक्शन नहीं हुई, और फिर मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आया इसमें से मैंने कहा X टूटा, इसमें से X टूटा। अब आप समझ सकते हो अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 2 मोल बनता है, तो इसका मतलब अगर इसमें से X टूटा तो ये कितना बनेगा, 2X बनेगा। लेट वॉल्यूम है आपके पास V लीटर वॉल्यूम है, तो क्या आप बता सकते हो इस वक्त टोटल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, टोटल मोल देखो H2 पहले A + B था, इनिशियल मोल भी मैं बता देता हूँ, A + B इनिशियल यही था, फिर क्या हुआ A - X B - X और ये बने हैं 2X, तो A - X + B - X + 2X सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, AB आपके पास आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल को यहाँ से ध्यान रखना। अब आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आ जाएगा, भाई बताइए कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इन लीटर, इस तरह से। तो नंबर ऑफ मोल तो H2 के दिए गए हैं A - X, और वॉल्यूम हमने V मान लिया, तो H2 की कंसंट्रेशन होगी A - X/V, और I2 के मोल्स कितने हैं B - X, तो B - X/V ये वैल्यू, और यहाँ 2X/V ये वैल्यू यहाँ पर। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू इस तरह से हमारे पास यहाँ आ चुकी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन जानते हो ना क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ वन डिवाइड बाय टोटल। अब ये देखो नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं, ये टोटल दिए गए हैं, तो H2 का मोल फ्रैक्शन A - X अपॉन A + B, ये इसका मोल फ्रैक्शन आ गया, यहाँ B - X अपॉन A + B ये अगले का मोल फ्रैक्शन आ गया, और यहाँ 2X अपॉन A + B ये मोल फ्रैक्शन यहाँ पर आ गया। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन को बता सकते हो। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो गया। अब बारी है पार्शियल प्रेशर की, और पार्शियल प्रेशर क्लास 11th में आपने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा था, जो कि क्या था, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, ये एक्सप्रेशन होता था मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। अब देखो मोल फ्रैक्शन ये हमने यहाँ पर निकाल ही लिया है, जब मोल फ्रैक्शन है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पी टोटल, और जब पी टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 B - X A + B, ये तो इसका मोल फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई बाय
P टोटल ये हो जाएगा, और ऐसे ही 2x अपॉन A प्लस B ये मोल फ्रैक्शन है इसका, और मल्टीप्लाई बाय P टोटल, और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम अरे का पार्शियल प्रेशर बता सकते हैं। अब आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको रिएक्शन दे देंगे और कहेंगे भाई बताओ पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर तक आपने पहुंचना है। तो इस तरह से आप इन एक्सप्रेशन के जरिए पार्शियल प्रेशर तक पहुंच सकते हैं। ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ बता दिए। तो ऐसे क्वेश्चन पे गौर करने की जरूरत होगी, ऐसे क्वेश्चन को बार बार देखना है, करना है, तो आपके आंसर यहाँ पर आ पाएंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस की बारी है, कुछ क्वेश्चंस को जरा समझते हैं, जानते हैं आप किस हद तक इनके जवाब दे सकते हैं। नाउ बहुत ध्यान से देखिएगा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग Kp एंड Kc हैव सेम वैल्यू। आप अच्छे से जानते हो Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng, आप एक्सप्रेशन को अच्छे से जानते हो। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। अब आप देख पाओगे कि Kp और Kc की सेम वैल्यू कहाँ है। आप अच्छे से जानते हैं Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng ये एक्सप्रेशन होता है। तो इनकी वैल्यू सब सेम कहाँ होगी, जहां डेल्टा Ng 0 होगा। अब पहचानो, यहाँ पर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 हैं, रिएक्टेंट के 3 हैं, तो ये तो -1 आ रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 हैं, रिएक्टेंट के 1 हैं, ये भी 1 आ रहा है। लेकिन सी पार्ट में आप देख सकते हो 1 और 1, 2 और 2 - 2 0, तो डेल्टा Ng यहाँ पर 0 हो जाएगा। और अगर डेल्टा Ng यहाँ 0 हो जाएगा तो Kp इज इक्वल टू Kc आएगा। द रेशियो ऑफ Kp, देखिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए, द रेशियो ऑफ Kp एंड Kc फॉर द रिएक्शन। अब आपको ये रिएक्शन दे दी गई है, Kp और Kc का रेशियो पूछा गया है, किसके बराबर होगा। तो देखो इसी एक्सप्रेशन में Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू RT डेल्टा Ng ये होता है। अब पहले तो डेल्टा Ng निकालो, ये 1 है और ये 1 प्लस हाफ इस तरह से हो गया। तो डेल्टा Ng आपके पास कितना आएगा, दिस इज -1/2 आपके पास आएगा, -1/2। तो अब आप देख लो, अगर आप इसकी वैल्यू को -1/2 पुट करते हैं तो Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर -1/2। ऑप्शन मैच कर लो, अपने आप मालूम पड़ा, डी ऑप्शन आपका जवाब यहाँ पर आ गया। अगला देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज लेस देन Kc आपसे पूछा गया है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जहां डेल्टा Ng नेगेटिव होगा वहां Kp विल बी लेस देन Kc होगा। तो डेल्टा Ng पे गौर करो, यहाँ डेल्टा Ng प्रोडक्ट के मोल 3, 3 - 2 1 नेगेटिव नहीं है, यहाँ 2 - 4 नेगेटिव है, अगले में भी नेगेटिव नहीं है, अगले में 0, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। जनरली ऑड वन आउट को भी हम यहाँ पर हमेशा ध्यान रखा करें, ऑड वन आउट से भी कई बार हमारे जवाब आ ही जाते हैं। अब देखो इस अगले क्वेश्चन पे आओ, मेरे से पहले सॉल्व करो, कम ऑन गाइस, कम ऑन, फटाफट मुझसे पहले सॉल्व करो। फॉर अ होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc व्हेन डन 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 हो गया। आसान से क्वेश्चन है पहले, क्योंकि थोड़ा सा हमें आसान भी आने चाहिए। अभी आगे मैं आपको दूसरे क्वेश्चन भी दूंगा जो आपने एक आध होमवर्क में भी ट्राई करने होंगे। तो Kp Kc के बराबर कब होता है, जब डेल्टा Ng 0 होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अब ये क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने अगर आपको पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया होता तो हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। Kp Kc के बराबर कब होता है, तो मैंने कहा कि जहां डेल्टा Ng पॉजिटिव होता है। बस डेल्टा Ng देख लो, ये है 2 - 4, ये -2 आ रहा है, ये 2 - 2 0 आ रहा है, ये 1 - 2 आपका कितना आ रहा है, -1, लेकिन यहाँ 3 - 2 और 3 - 2 कितना 1, पॉजिटिव सिर्फ डी पार्ट में है। तो ये आपका जवाब यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ये बन गया। ठीक है, चलो अगला ये देखो, Kp आपको क्या कहा, इफ Kp फॉर ए रिएक्शन इज इतना 1000, Kc कितना होगा इन टर्म्स ऑफ R, यानी R की वैल्यू को सॉल्व नहीं करना, Kc RT पावर डेल्टा Ng। सबसे पहले डेल्टा Ng सभी गैसियस हैं, सो वी कैन से 4 - 3 1 आएगा, 3 ये 1 तो 4 हो गया और ये 1 आ गया। और उसके बाद Kp आपको दिया गया है 0.05 एटमॉस्फेयर, तो Kc कितना हो जाएगा, Kc विल बी Kp अपॉन RT पावर डेल्टा Ng। तो बस सारी की सारी वैल्यूज आपके पास हैं, यहाँ पर वैल्यूज को रखिए और वैल्यूज को पुट करने के बाद आप अपने जवाब तक पहुंच सकते हैं। Kp है 0.5 आपके पास और टेम्परेचर है 1000, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज 0.05 और R नीचे हो गया, 1000 हो गया आपके पास इस तरह से, और मैं इसको
5 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। 1000 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ आ सकता है अपॉन r, यानी 5 इंटू 10⁻5 अपॉन r। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट बनता है। तो इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ता है, बाकी न्यूमेरिकल इतना कोई मुश्किल नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे बाद में दोबारा से देखना, आसानी से ये आपसे हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन की तरफ ध्यान देने की जरूरत। रिएक्शन है रेशियो ऑफ Kp एंड Kc। अगेन उसी तरह का है, Kp और Kc का रेशियो। तो Kp अपॉन Kc अभी आपको देखा था RT पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng आपके पास कितना है 2 - 4 - 2 आपके पास है, और R की वैल्यू भी आपको गिवन है, बस टेम्परेचर भी है, यहाँ से वैल्यू पुट कर देना है। ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया। ऐसे ही इस अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर ध्यान दो। फॉर अ रिएक्शन PCl5 एंड Cl2 आपको Kc दिया गया है, Kp आपको निकालना है। बिल्कुल सेम मेथड से हो जाएगा इसको सॉल्व करना। अगर आप सॉल्व कर रहे हो वीडियो पॉज कर दो, अपने आंसर को सॉल्व कर लो, फिर मुझसे आंसर आप सुन लेना, लेकिन पहले आप खुद से सॉल्व कर लो। ऐसे ही अगला Kc फॉर द रिएक्शन, Kp आपको निकालना है, डेल्टा Ng आप समझ ही सकते हैं। ये भी सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जवाब आता है। अब आपके सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखना बताया था, उसी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका ए और ए ये दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आते हैं, लेकिन पहले कोशिश कीजिए, अदरवाइज बाद में हम आपको इसको बताएंगे, लेकिन पहली कोशिश आपको यहाँ पर करनी है। आइए सॉल्व करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स को, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही बेस्ट हम होते जाएंगे, और इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए ही हम अपने चैप्टर को सीखते जाएंगे। आपको एक रिएक्शन दी गई है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको शुरू से बताया है कि Kc क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट, ये होता है। और वहीं पर मैंने आपको साथ के साथ बताया था कि अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 मानते हैं, एक्टिव मास 1 मानते हैं और उसको नेग्लेक्ट करते हैं, और इसी तरह से कोई लिक्विड अगर एक्सेस में होता है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो अभी इस बात को मान के आगे बढ़ना है कि सॉलिड को 1 मान के नेग्लेक्ट करना है। अब ये दी गई है आपको रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में से सबसे पहले सॉलिड को नेग्लेक्ट कर दो, सिल्वर को नेग्लेक्ट कर दो, कॉपर को नेग्लेक्ट कर दो, तो Kc किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन बचा है आपके पास, Cu2, तो आप कहेंगे Cu+2 एक्वस रेज टू द पावर कोफिशिएंट 1, और रिएक्टेंट में क्या है आपके पास Ag सिल्वर आयन एक्वस और रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। तो आपका जवाब यहाँ पर बन रहा है ये। अब देख लीजिए कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर सी। तो कंसेप्ट अगर मजबूत है तो सवाल का जवाब भी जरूर आता है। ऐसे ही द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, अब यहाँ पर रिएक्शन गिवन है, सॉलिड को नेग्लेक्ट करो, जैसा कि मैंने आपको बताया है सॉलिड को नेग्लेक्ट करो, देन K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपके पास सिर्फ H2O है, तो H2O गैस आपको दिया गया है, और आज मैंने बताया था गैसेस के लिए Kp भी होता है, Kc भी होता है। अगर Kc बताना है तो H2 रेज टू द पावर 2, अगर प्रेशर के टर्म में बताना होता तो PH2O पावर 2। दोनों में से कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सामने है, और ये बन गया आपका जवाब इस तरह से। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ बनता है, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस A और साथ में B, C, आपसे कहा 2 मोल ऑफ A and B are taken into a flask, the following must be true when the system attain equilibrium। आपके पास 2 मोल each of A and B taken into flask हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होना है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जवाब किस तरह से क्या आएगा। 2A प्लस B आपको गिवन और 3C प्लस D गिवन, 2 मोल्स ऑफ A और B, A के कितने लिए, इनिशियल मोल मैं यहाँ ले रहा हूँ 2 मोल, और B के भी कितने 2 मोल, रिएक्शन नहीं हुई 0-0, और फिर आपसे देखिए क्या कहा गया, द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू व्हेन द सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम। नाउ सपोज 2-2 मोल आपने लिए, अब इसमें रिएक्शन हुई, लेट इसमें से X अमाउंट टूटता है, A में से X टूटता है,
तो ध्यान से देखना, इस लॉजिक को कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो बच्चा समझ गया वो इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर गया। अब रिएक्शन है ट्वाइस ए प्लस बी। अब यानी अगर इसका 2 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, यानी इसका 2 मोल तो इसका 1 मोल, यानी बी का कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा, ए का हाफ रिएक्ट करेगा। बी का कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा, ए का हाफ। अगर ये 2 है तो ये 1 है। तो अगर इसमें से x अमाउंट टूटता है तो इसमें से कितना टूटेगा, x/2, उसका हाफ अमाउंट यहां पर टूटेगा। इस तरह से ध्यान रखो, x/2। अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर x सपोज 1 है, सपोज x 1 है तो 2 - 1 कितना बचेगा, 1। यहाँ पर भी ये 1 है तो 2 - 0.5 कितना बचेगा, 1.5। यानी a का अमाउंट b के अमाउंट के कंपैरिजन में कम बचेगा, लेस बचेगा। और यहाँ पर यही कहा गया है, which must be always true when system attain equilibrium, amount of A will be less than amount of B। ये यहाँ पर आएगा। तो बहुत जरूरी है रिएक्शन देखो, जरूरी नहीं हर बार रटे रटाए क्वेश्चन ही रिपीट हो। आप लॉजिक पे जाओ, रिएक्शन देखो, इनिशियल मोल ले लो जो उसने कहे हैं, फिर इसमें से x तोड़ दो। अगर इसका 2 रिएक्ट करता है तो इसका 1, तो x किया तो x/2, x को सपोज 1 मान लिया तो यहाँ पर आपका जवाब आ ही जाएगा इस तरह से। अब चलो जल्दी से फटाफट अगले क्वेश्चन का जवाब बता दो। मेरे सॉल्व करने से पहले अगले क्वेश्चन का जवाब बताने की कोशिश करो, आएगा, जरूर आएगा। Select the reaction for which the equilibrium constant is written as। ये आपको एक वैल्यू दी गई, इसमें पूछा गया बताओ कौन सी रिएक्शन। पहले इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से लिख लो। K क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हम ऐसा करते हैं K एक तरफ लिख लेते हैं और बाकी चीजों को अपने हिसाब से अरेंज कर देते हैं। ये इधर चला जाएगा, mx2 पावर 2 x2 ये है। अब K को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। ये है प्रोडक्ट और रेज टू द पावर कोफिशिएंट, यानी ट्वाइस mx3 ये है, और ये है रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट, यानी ट्वाइस mx2 और साथ में x2 ये। अब पहचान लो किस रिएक्शन में है ये सब कुछ, ये है C रिएक्शन में। तो C आपकी रिएक्शन यहाँ पर बन गई, आपका जवाब यहाँ पर आ गया। अब बारी है इस क्वेश्चन की। Now if you can try, then you must try। इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें, क्या आएगा। If alpha is the fraction of HI dissociated at equilibrium in the reaction, अगर अल्फा टूटता है, then starting with 2 moles of HI, the total number of moles of reactant and product at equilibrium आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब जरा इस बारे में आपको सॉल्व करके देखना है कि इसका जवाब आपके पास क्या आ सकता है। बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो क्या जवाब आप यहाँ पर निकाल सकते हो। मेथड हमने आपको बता ही दिया कि किस तरह से करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको पहले अल्फा के बारे में बता देता हूँ। अल्फा क्या होता है, अल्फा का मतलब ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल dissociated out of 1 mole, dissociated out of 1 mole। 1 मोल में से कितना टूटता है, तो मैं कहूंगा अगर 1 मोल है तो टूटता है अल्फा, अगर 2 मोल है तो टूटेगा कितना, 2 अल्फा। 2 मोल है तो टूटेगा कितना, 2 अल्फा। ट्वाइस HI इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2। इनिशियल 2 मोल, इनिशियल 0 0, इक्विलिब्रियम पे 2 अल्फा टूट गया। अगर ये 2 मोल रिएक्ट करता है तो ये 1 मोल बनता है। अगर ये 2 अल्फा टूटा तो ये अल्फा और ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, क्योंकि इसके 2 मोल से ये 1 मोल बनता है, ये भी 1 मोल बनता है। अब आप यहाँ पर समझ पाओगे कि इक्विलिब्रियम पे इसके नंबर ऑफ मोल इतने बचे, इसके इतने बचे, इसके इतने बचे, सभी को ऐड कर दो, 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। सॉल्व करें, कितना आ गया, 2। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कर बैठते हैं, अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा तो वहां पर वो 2 अल्फा ना लेके अल्फा लेते हैं और इसके अंदर गलती कर बैठते हैं। 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूं, बाकी फिर आप ट्राई कीजिएगा। एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम HI इन 2 लीटर फ्लास्क आपसे पूछा गया है।
एक्टिव मास जान लो आखिर क्या होता है। ये होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नाउ नंबर ऑफ मोल निकालना है, वेट दिया गया है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना 64, मॉलिक्यूलर मास कितना 128, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। सॉल्व कर लीजिए, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ये ऑप्शन आपका आएगा। अब 8th क्वेश्चन, ये आपके खुद के सॉल्व करने के लिए फॉर द रिएक्शन दी गई है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी गई है, के बताना है। आप अच्छे से समझ सकते हो, के इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बस जरा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, आपका जवाब इस तरह से आएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ऐसे बच्चों आप न्यूमेरिकल को ट्राई करते जाइए, ट्राई जरूर कीजिए, आपके जवाब आते जाएंगे। होमवर्क के लिए दिया मैंने आपको एक क्वेश्चन, देखिए क्या जवाब आ सकता है। ऑप्शन में बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, लेकिन वैल्यूज को उसी तरह से जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, वैल्यूज को पुट करें, जवाब निकालने की कोशिश करें। और ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन में भी देखें, बिल्कुल उसी तरह का है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है आपको, के दिया गया है, तो आप जानते हो के इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आपके पास है H2 और I2, बस सारी वैल्यूज दी गई हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H2 आपने निकाल लेना है। ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनता है। ऐसे ही 2 और क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने करवा दिए, कुछ अब आप भी तो ट्राई करेंगे, एक दूसरे की हेल्प लीजिए। वैसे तो आपको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे खुद के खुद सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लेकिन जरूरी है आप इनको बहुत अच्छे से देख के सॉल्व करो। तो इक्विलिब्रियम के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने यहाँ तक आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं, किस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखा दिए। बस इन्हीं चीज को देखते हुए अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आपस में एक दूसरे की हेल्प करो। रिमेंबर, व्हेन यू टीच वंस यू लर्न ट्वाइस। किसी एक बच्चे को बिठा के समझाओ, उससे समझने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपको सफलता हासिल होगी। हम शुरू से आपसे एक बात कहते हैं, आप केमिस्ट्री के स्कॉलर बनो ना बनो, लेकिन केमिस्ट्री की क्लास में इतनी दहशत क्रिएट कर दो कि आपकी एंट्री होते ही एकदम से लग जाए कि आ गया केमिस्ट्री का शहंशाह आ गया। तो बहुत जरूरी है अपनी आप को उस लेवल पे लाना, और वो कब आ पाएगा, जब रिपीटेड प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।